Hi guys, welcome to this podcast of All India Bar Examination Solved Papers where we will start with paper 1 of All India Bar Exam 2012। तो दोस्तों स्वागत है आपका पॉडकास्ट के इस सीरीज़ में जहां हम ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 2012 के पहले पेपर से, जो कि है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 4th। Which classification of offence comes under Criminal Procedure Code 1973? Answer is all of the above. अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आता है? संज्ञेय और असंज्ञेय, जमानतीय और अजमानतीय, समन मामले और वारंट मामले, उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cognizable offence has been defined as अंडर सेक्शन 2C CRPC। संज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2G के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड एज अंडर सेक्शन 2L CRPC। इसका करेक्ट आंसर है। असंज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2ठ के अधीन। इन अ बेलेबल ऑफेंस द बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट बोथ बाय द पुलिस ऑफिसर एंड द कोर्ट इज़ द राइट आंसर। जमानतीय अपराध में जमानत अधिकार के रूप में मंजूर की जाती है पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों द्वारा। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2D ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज एदर इन राइटिंग और ओरल। परिवाद जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2G के अधीन उपबंधित है, या तो लिखित है या मौखिक है। इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट अंडर सेक्शन 57 ऑफ CRPC। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आज्ञापक है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अधीन। 7th क्वेश्चन, सेक्शन 91 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डज नॉट अप्लाई टू द अक्यूज्ड। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होती अभियुक्त को। इसका उत्तर है। 8वां प्रश्न, A refuse to answer questions put to a witness under section 161 of Code of the Criminal Procedure 1973 is an offence under section 179 Indian Penal Code। क ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षी से किए गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया था। यह अपराध है भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के अधीन। 9th क्वेश्चन, The investigating officer during the investigation records the statement of a witness under section 161 of the CRPC। अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण के दौरान साक्षी के कथनों को अभिलिखित करता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन। 10th क्वेश्चन, A statement of a witness recorded under section 161 of the Code of the Criminal Procedure 1973 in writing during investigation and is signed by the person making the statement is hit by section 162(1) CRPC। साक्षी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान लिखित में अभिलिखित किया गया है और कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है जो उल्लंघन में है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162(1) के अधीन। ये उसका उत्तर है। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट फैक्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसका आंसर है फैक्ट्स विच मेक अदर रिलेवेंट फैक्ट इज हाईली प्रोबेबल। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन असंगत तथ्य है? तथ्य जो अन्य सुसंगत तथ्य को अत्यधिक संभाव्य बनाता है। इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड गिविंग रेशनल आंसर इज द राइट आंसर। साक्षी की सक्षमता का परीक्षण है। उत्तर है प्रश्न की प्रकृति को समझने और तार्किक उत्तर देने की क्षमता। 13th क्वेश्चन, Which one is exception as a rule of hearsay evidence?
इसका सही उत्तर है डाइंग डिक्लेरेशन। कौन सा श्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है? इसका आंसर है मृत्युकालिक घोषणा। 14th क्वेश्चन, कम्युनिकेशन बिटवीन husband and wife is treated as privileged if communication was made during marriage even without promise of confidentiality is the right answer। पति और पत्नी के बीच समसूचना को विशेषाधिकृत माना जाता है यदि समसूचना गोपनीयता के वचन के बिना विवाह के दौरान की गई थी। इसका उत्तर है 15th क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इवन विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन इज द राइट आंसर। सूचक प्रश्न न्यायालय की अनुमति के बिना भी पूछा जा सकता है प्रतिपरीक्षा के दौरान। इसका उत्तर है 16th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एविडेंस? इसका आंसर है फैक्ट्स इंट्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। शब्द साक्ष्य से आपका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है विधि के न्यायालय में पेश किए गए तथ्य। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द फैक्ट इन इशू? Necessary facts to arrive or determine rights, liability or community is the right answer। विवादक तथ्य क्या है? अधिकारों, दायित्व या समुदाय को प्राप्त करने या अवधारित करने के लिए आवश्यक तथ्य विवादक तथ्य हैं। 18th क्वेश्चन, relevant fact is facts legally relevant to any fact in issue is relevant fact। सुसंग तथ्य क्या है? किसी विवादक तथ्य से वैध रूप से सुसंगत तथ्य। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? द राइट आंसर इज इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन संविदा के मानक रूप के बारे में सही है? उत्तर है यह विधिमान्य संविदा है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 20, एज अ जर्नल रूल एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड इज द राइट आंसर। सामान्य नियम के रूप में प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है। 21, अ कंटिजेंट एग्रीमेंट बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल इवेंट अंडर सेक्शन 36 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज वॉइड। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 36 के अधीन असंभव घटना पर आधारित समाश्रित करार है शून्य। इसका उत्तर है 22nd क्वेश्चन, द कंसेंसस एड इडम मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एड इडम सम्मति का तात्पर्य है उसी भाव में उसी चीज़ पर मस्तिष्क का सम्मिलन। इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 23, इन फेमस केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल को द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एक्सेप्टेड ऑन बीइंग। आंसर इज एक्टेड अपॉन। प्रसिद्ध वाद कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में माननीय न्यायालय ने अवधारित किया था कि संविदा का प्रतिग्रहण कार्यवाही के किए जाने पर किया गया था। इसका उत्तर है 24th क्वेश्चन, इनएडिक्वेंसी ऑफ द कंसिडरेशन डज नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इसका आंसर है प्रतिफल की अपर्याप्तता संविदा को नहीं बनाती। इसका उत्तर है शून्य। 25th, a jus in personam means a right against a specific person। jus in personam का तात्पर्य है अधिकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध। 26th क्वेश्चन, exposure of the goods by a shopkeeper is invitation to the offer is the right answer। दुकानदार द्वारा माल का प्रदर्शन प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण है। इसका आंसर है an agreement to remain unmarried is आंसर is void। क्वेश्चन नंबर 27, अविवाहित रहने का करार है शून्य। इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 28, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल एट लॉ इज आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट। विधि में प्रवर्तनीय करार है। उत्तर है संविदा। क्वेश्चन नंबर 29, एन एग्रीमेंट शैल बी वॉइड फॉर द क्वेश्चन हैज बीन कैंसल्ड। करार शून्य होगा। यह प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वॉइड एग्रीमेंट सिग्निफाइज दैट एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। शून्य करार संज्ञापित करता है कि विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स आंसर इज प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2B कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रस्थापना जब प्रतिगृहित की जाती है हो जाती है संविदा अधिनियम की धारा 2 के अधीन वचन। इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 32, ऑफर अंडर सेक्शन 2A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज विलिंगनेस
to do or abstain from doing an action in order to obtain the assent of other thereto। संविदा अधिनियम की धारा 2 क के अधीन प्रस्ताव है उसके लिए अन्य की सम्मति प्राप्त करने के लिए कार्य करने या कार्य करने से प्रवृत्त रहने की इच्छा। 33 Which of the following is incorrect? Answer is all are correct। Specific Relief Act 1963 extend to the whole of the India except state of Jammu and Kashmir। Specific performance is granted where there exists no standard for ascertaining damage। Where the aggrieved party can be adequately compensated in money, he will get only a decree for damage and not the recourse to। So all the options are correct and none of the above is incorrect। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसमें सभी उत्तर सही हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। विनिर्दिष्ट पालन वहाँ मंजूर किया जाता है जहाँ क्षति को सुनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान नहीं है, जहाँ व्यथित पक्षकार को धन में पर्याप्त रूप से प्रतिकर प्रदान किया जा सकता है, वहाँ वो केवल क्षति के लिए डिक्री प्राप्त करेगा और न कि आश्रय के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? तो इसका उत्तर है ऑल आर इनकरेक्ट। सो द ऑप्शंस आर अंडर सेक्शन 7 CPC the suit may be for recovery of special movable property or in the alternative for compensation। Next option under section 7 CPC pecuniary compensation is not an adequate relief to the plaintiff for the loss of article and the relief paid is for injunction restraining the defendant from disposing of the article or otherwise injuring or concealing it or for the return of the same। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऊपर सभी दिए कथन गलत है। ऑप्शंस हैं CPC की धारा 7 के अधीन वाद विशेष जंगम संपत्ति की बरामदगी के लिए या विकल्प में प्रतिकर के लिए हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन CPC की धारा 7 के अधीन धन संबंधी प्रतिकर सामान की क्षति के लिए वादी को पर्याप्त अनुतोष नहीं है और अनुरोध किया गया अनुतोष सामान के निस्तारण या अन्यथा उसे क्षतिकारित करने या छिपाने से प्रतिवादी को निर्बंधित करते हुए व्यादेश के लिए या उसकी वापसी के लिए है। क्वेश्चन 35 अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आंसर इज अपॉन हिज बर्थ। अजन्मा व्यक्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अपने लाभ के लिए अंतरण पर निहित हित अर्जित करता है। उत्तर है अपने जन्म पर। 36 विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 deals with onerous gift। आंसर इज सेक्शन 127। संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा दुर्भर दान के संबंध में उपबंध करती है? उत्तर है धारा 127। 37 द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1882। आंसर परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 परिवर्तित हुआ था। उत्तर है 1 मार्च 1882 को। 38 द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आंसर इज अंडर सेक्शन 13। परक्राम में लिखत को परक्राम में लिखत अधिनियम 1881 में परिभाषित किया गया था। उत्तर है धारा 13। 39 व्हेन वाज द एडवोकेट एक्ट इंट्रोड्यूस? आंसर इज 1961। अधिवक्ता अधिनियम कब पुनः स्थापित किया गया था? उत्तर है 1961। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। आंसर इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय विधिज्ञ परिषद में निम्नलिखित में कौन पदेन सदस्य के रूप में शामिल है? उत्तर है भारत का महान्यायवादी और भारत का महासॉलिसिटर। 41 इंडियन बार कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट टाइम under the chairmanship of Sir Edward Charnier in the year 1923। भारतीय विधिज्ञ समिति का गठन प्रथम बार सर एडवर्ड चार्नियर की अध्यक्षता में किस वर्ष किया गया था? उत्तर है 1923। 42 पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 इज प्रोवाइडेड अंडर। आंसर इज सेक्शन 42। अधिवक्ता अधिनियम के अधीन अनुशासिक समिति को शक्ति उपबंधित है धारा 42 के अधीन। 43 द इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। आंसर इज 1965। भारतीय माध्यस्थम परिषद की स्थापना की गई थी।
1965 में। 44 लेक्स आर्बिट्री मीन्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सिटिंग इन इंडिया कैन अबाइड बाय द सिंगापुर लॉ। लेक्स आर्बिट्री का तात्पर्य है भारत में पदस्थ मध्यस्थम अधिकरण सिंगापुर की विधि को लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 इन इंडिया द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1996 इज द राइट आंसर। भारत में मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1996 में। 46 सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ आर्बिट्रेशंस। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 अधिकथित करती है मध्यस्थों की संख्या के बारे में। क्वेश्चन नंबर 47 फॉरेन कोर्ट अंडर सेक्शन 2(5) of the Code of the Civil Procedure 1908 means a court situated outside India is the right answer. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 2(5) के अधीन विदेशी न्यायालय का तात्पर्य है उत्तर है भारत के बाहर स्थित न्यायालय। Question number 48 judgment under the section 2(9) of the Code of the Civil Procedure 1908 means statement of ground of an order of decree. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(9) के अधीन निर्णय का तात्पर्य है आदेश या डिक्री के आधार पर कथन करना। 49 प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 CPC. रेस सब जुडिस का सिद्धांत उपबंधित है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में। 50 डॉक्ट्रिन ऑफ द रेस जुडिकाटा एज कंटेन्ड इन सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम नीमो डेबेट बिस वेक्सेरी प्रो उनो इटी एडर्न कॉजा एंड इंटरेस्ट रिपब्लिके एट सिट फिनिस लिथियम बोथ द ऑप्शंस। पूर्व न्याय का सिद्धांत जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में अंतविष्ट है सूक्ति पर आधारित है। बोथ द ऑप्शंस नेमो डिबेट विस वेक्सेरी प्रो उनो इटीडर्न काजा एंड इंटरेस्ट रिपब्लिके एट सिट फिनिस लिथियम ये दोनों ऑप्शंस इसके राइट आंसर हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज नेदर टू को डिफेंडेंट्स एंड को प्लेंटिफ। 51 पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है सहप्रतिवादी और सहवादी इन दोनों के बीच ये लागू नहीं होता। 52 वैलिडिटी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इन अ सिविल कोर्ट ओनली। विदेशी निर्णय की विधि मान्यता को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अधीन चुनौती दी जा सकती है केवल सिविल न्यायालय में। इसका उत्तर है 53 अंडर सेक्शन 15 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर्स 1908 एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अधीन प्रत्येक वाद समस्थित किया जाएगा अवर वर्ग के न्यायालय में। 54 X resides in Delhi publishes statement defamatory to Y in Calcutta. Y can sue X at either in Delhi or in Calcutta. दिल्ली में निवास करने वाला X कलकत्ता में Y के प्रति मान हानिकारक कथन प्रकाशित करता है। Y X के विरुद्ध वाद दाखिल कर सकता है। उत्तर है या तो दिल्ली में या कलकत्ता में। 55 A suit for damages for breach of contract can be filed at a place. Both A and B is the answer. A and B options are where the contract was made and where the contract was to be performed or breach occurred. संविदा के भंग के लिए क्षति के लिए वाद उस स्थान पर दाखिल किया जा सकता है। उत्तर है दोनों क और ख ऑप्शंस हैं जहां संविदा की गई थी और जहां संविदा का पालन किया जाना था या भंग हुआ था। 56 In every plaint under section 26 of the Code of Civil Procedure 1908 facts should be proved by answer is affidavit. प्रत्येक वाद पत्र में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 के अधीन तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए शपथ पत्र द्वारा। 57 The existence of statutes of limitation are due to उत्तर है all of the above. Options are long dormant claims have more of cruelty than justice in them. The defendant may have lost the evidence to dispute the stale claim,
Persons with good causes of action should pursue them with reasonable diligence. परिसीमा के परिनियमों का अस्तित्व इस कारण है कि उक्त में से सभी इसके उत्तर हैं। दीर्घकाल तथा निष्क्रिय दावे में उनमें न्याय की अपेक्षा क्रूरता अधिक है। प्रतिवादी पुराने दावे पर दीर्घकाल तक निष्क्रिय दावे में उनमें न्याय की अपेक्षा क्रूरता अधिक है। प्रतिवादी पुराने दावे पर विवाद करने के लिए साक्ष्य को खो सकता है। उचित वाद हेतु के साथ व्यक्तियों को युक्तियुक्त तत्परता के साथ उनकी पैरवी करनी चाहिए। 58. लिमिटेशन एक्ट 1963 इज एप्लीकेबल टू सिविल सूट्स इज द राइट आंसर। परिसीमा अधिनियम 1963 लागू है सिविल वादों में। 59. अपॉन फेलियर टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग द पेनल्टी फॉर द डिफॉल्टिंग कंपनी शैल बी ₹5,000 पर डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। कानूनी बैठक आयोजित करने की असफलता पर व्यतिक्रम करने वाली कंपनी के लिए शास्ति होगी। व्यतिक्रम के प्रतिदिन के लिए ₹5,000। 60. फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज मैंडेटरी इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अंशों की स्वतंत्र अंतरनीयता अज्ञापक है अंशों द्वारा लिमिटेड कंपनी में। 61. The memorandum of association of a listed company shall be as per table B. सूचीबद्ध कंपनी का संगम ज्ञापन होगा सारणी ख के अनुसार। Which of the following clause for memorandum of association cannot be amended? यह क्वेश्चन कैंसल्ड है। संगम ज्ञापन के निम्न खंडों में से किसका संशोधन नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन इज कैंसल्ड। 63. Indian Penal Code, nothing is an offence which is done by a child under 7 years. भारतीय दंड संहिता में कोई बात अपराध नहीं है जो शिशु द्वारा किया जाता है जो 7 वर्ष से नीचे है। 64. Right of private defense of the body extend to voluntarily causing death if the offence which occasions the exercise of right reasonably causes apprehension that death will be caused. शरीर के व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है यदि अपराध जो अधिकार के प्रयोग का अवसर प्रदान करता है। उत्तर है युक्तियुक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न करता है कि मृत्यु कारित की जाएगी। 65. अंडर सेक्शन 498A इंडियन पीनल कोड क्रूएल्टी मीन्स एंड इंक्लूड्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर। धारा 498 क के अधीन क्रूरता का तात्पर्य है और इसके अंतर्गत है मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके की प्रताड़ना। What is the offence where preparation itself of a offence is punishable? Answer is dacoity. कौन सा अपराध है जहाँ स्वयं अपराध की तैयारी दंडनीय है? उत्तर है डकैती। 67. In Rex v. Govinda, the points of distinction between the two provisions of the Indian Penal Code was explained under section 299 and 300. Rex versus Govinda में भारतीय दंड संहिता के दो बंधों के बीच अंतर के बिंदु को स्पष्ट किया गया था धारा 299 और 300 में। 68. A has sexual intercourse with his own wife aged about 14 years with her consent. A committed. Answer is offence of rape. क ने अपनी लगभग 14 वर्षीय पत्नी के साथ उसकी सम्मति से मैथुन किया। क ने बलात्संग का अपराध किया। 69. Who categorize the subject of jurisprudence as expositorial jurisprudence and sensorial jurisprudence? Answer is Bentham. किसने न्यायशास्त्र को विषय को व्याख्यात्मक विधिशास्त्र नियंत्रण संबंधी विधिशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया? बेंथम. 70. Who described jurisprudence as lawyers' extraversion? Answer is Julius Stone. किसने न्यायशास्त्र को अधिवक्ता के अतिरिक्त रूप में वर्णित किया है? उत्तर है जूलियस स्टोन। 71. Fiction theory is related to which of the following concepts? Answer is legal personality. कल्पना सिद्धांत निम्न अवधारणाओं में से किससे संबंधित है? उत्तर है विधिक व्यक्तित्व। 72. A Sunni Muslim marries with किताबिया girl. The marriage is valid. सुन्नी मुसलमान किताबिया लड़की से विवाह करता है, विवाह विधि मान्य है। 73. The dissolution of Muslim Marriage Act 1939 is based on which school of Muslims? Answer is Hanafi school. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 मुसलमानों की किस शाखा पर आधारित है?
उत्तर है हनफी शाखा। 74 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, अ फीमेल हिंदू हैज़ द कैपेसिटी टू टेक अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन इफ शी इज़ नॉट मैरिड। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन महिला हिंदू को दत्तक में पुत्र या पुत्री को ग्रहण करने की क्षमता है यदि वह विवाहित नहीं है। 75 A child born of void and voidable marriage under Hindu law is legitimate. हिंदू विधि के अधीन शून्य और शून्य करणीय विवाह से जन्मी संतान है धर्मज। 76 The term lock out under the Industrial Disputes Act 1947 is defined in Section 2L. औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन शब्द तालबंदी को परिभाषित किया गया है धारा 2 के अधीन। 77 The term layoff has been defined under section of the Industrial Disputes Act 1947, Section 2 KKK. शब्द छटनी को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन परिभाषित किया गया है धारा 2 ट। 78 Trade Union Act was enacted in the year 1926. व्यवसाय संघ अधिनियम को अधिनियमित किया गया था वर्ष 1926 में। The term minimum wages has been described in Minimum Wages Act 1948. न्यूनतम मजदूरी को वर्णित किया गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। 80 The Minimum Wages Act was enacted in the year. The question has been cancelled. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 81 The Trade Union Act 1926 provides for all of the above. The options are registration of trade union, registration of trade union for workers, and recognition of registration of trade union as juristic persons. व्यवसाय संघ अधिनियम उपबंध करता है उक्त सभी के लिए व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए, कर्मकारों के लिए व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए, न्यायिक व्यक्ति के रूप में व्यवसाय संघ के पंजीकरण को मान्यता के लिए। 82 Supremacy of law, equality before law, and predominance of legal spirit are the basic principle of doctrine of rule of law. विधि की सर्वोच्चता, विधि के समता और विधिक भावना की प्रबलता निम्न के मूल सिद्धांत है। उत्तर है विधि का शासन का सिद्धांत। 83 Rule of law is antithesis of arbitrariness in all civilized society. It has come to be regarded as mark of a free society. It seeks to maintain the balance between the opposite notions of individual liberty and public order. This was opinioned by whom in the famous habeas corpus case? Answer is Justice H.R. Khanna. विधि का शासन सभी सभ्य समाजों में मनमानेपन के विरुद्ध है। इसे स्वतंत्र समाज के संकेत के रूप में माना गया है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोक व्यवस्था के विरोधी सिद्धांतों के बीच संतुलन को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। इसकी राय प्रसिद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में किसके द्वारा दी गई थी? उत्तर है न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना। 84 Maxim delegatus non potest del means a delegate cannot further delegate. सूक्ति डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेल का तात्पर्य है प्रतिनिधि आगे और प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। 85 Consumer Protection Act 1986 is predominantly based on UN General Assembly resolution with due negotiations in the उत्तर है none of the above. The options are UN CITRAL, UNCTAD and UN ECO SOU. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 निम्न में सम्यक बातचीत के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा पर प्रमुख रूप से आधारित है। उक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर है। ऑप्शन है UNCITRAL, UNCTAD, UNECOSOU। 87 Consumer Protection Act was enacted in the year. आंसर इज 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था 1986 में। अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ claims tribunals under the Motor Vehicle Act 1988 can be made under Section 173. मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है धारा 173 के अधीन। 88 As per the amendment in the Motor Vehicles Act in 1994, the compensation in the case of death of a person is ₹50,000. मोटर यान अधिनियम में 1994 में संशोधन द्वारा व्यक्ति की मृत्यु में प्रतिकर है ₹50,000। 89
Under the vicarious liability, the liability is both joint and several. प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन दायित्व है दोनों संयुक्त और कई. 90. In torts in case of defamation, intention of defame is not necessary. अपकृत्य में मानहानि के मामले में मानहानि करने का आशय आवश्यक नहीं है. 91. The father of which of the leader has been the deputy prime minister of India? आंसर इज मिसेस मीरा कुमार. नेता में से किसका पिता भारत का उप प्रधानमंत्री रहा है? उत्तर है श्रीमती मीरा कुमार. Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? आंसर इज B.N. राव. भारत के संविधान सभा का कौन संवैधानिक सलाहकार था? उत्तर है B.N. राव. The concept of judicial review in India is based on? आंसर इज प्रोसीजर established by law. भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर. 94. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटी. पर्यावरण का संरक्षण है मूल कर्तव्य और निर्देशिक तत्व दोनों है ये. 95. द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द कॉन्करेंट लिस्ट. मध्य शिक्षा संबंधित है समवर्ती सूची से. 96. which interpreting the phrase equality before law contained in Article 14 of the Constitution of India, the Supreme Court, while interpreting the phrase equality before law contained in Article 14 of the Constitution of India, the Supreme Court constantly maintained the equality means among equals, the law should be equal and should be equally administered. संविधान के अनुच्छेद 14 में अंतविष्ट पद विधि के समक्ष समता का निर्वचन करते समय उच्चतम न्यायालय ने लगातार अवधारित किया है कि समानता का तात्पर्य है समानों के बीच विधि सामान्य होनी चाहिए और सामान्य रूप से प्रशासित की जानी चाहिए. 97. द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर? आंसर इज 6. भारतीय संविधान में उपलब्ध मूल अधिकारों की संख्या है 6. Which one of the following fundamental right was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? Answer is right to constitutional remedies. निम्न मूल अधिकारों में से किसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था? उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार. 99. What is the period of appointment of the Comptroller and the Auditor General of India? Answer is 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है? उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो. 100. Which of the following writs is a bulwark of personal freedom? Answer is habeas corpus. निम्न रिटों में से कौन दैहिक स्वतंत्रता का बचाव है? उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण. सो गाइज, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेपर ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 ख़त्म होता है. मीट यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर. टिल देन, इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.